हेलो बच्चों, बीएमसीसी बाय आर के नागर सर यूट्यूब चैनल से मैं राजकुमार नागर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में 3.1 का जो भी बेसिक बनता है, कैसे लाइन से एक दूसरे से एल्जीब्रिकली कनेक्टेड होती है और कैसे ज्योमेट्रिकली उनका कुछ मीनिंग निकलता है, इसके बारे में हमने बात करी थी। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंटल लाइंस क्या होती है, इसके बारे में हमने समझा था। अब हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 3.1 की, जिसमें मैं क्वेश्चंस को आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। कैसे हमारे लाइंस के ग्राफ बनते हैं, है ना, कब कैसी क्या कंडीशन होती है, कब कंसिस्टेंट होती है, कब इनकंसिस्टेंट होती है हमारा सॉल्यूशन, सारी कुछ बातें करेंगे अपन। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का एक बार थोड़ा सा क्विक रिकेप दे देता हूँ। अगर आपने पिछला लेक्चर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर मैंने बहुत बेसिक से समझाया था। अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद में फिर अपन एक्सरसाइज 3.1 को करते हैं स्टार्ट। चलिए बेटा, आइए मैं थोड़ा सा चैप्टर का आपको मीनिंग बता देता हूँ क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। लाइक मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पर बेटा मैंने लीनियर इक्वेशन लिख दी और कितने वेरिएबल में लिखी, 2 वेरिएबल में। देखो, एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल y हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद में फिर यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक नहीं दो इक्वेशन होगी। लाइक एक और मैंने लिख दिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगी, एक पेयर बनाएगी। तो हमारा चैप्टर का मीनिंग क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन होगी, इसके बाद में फिर क्या होगा, पेयर में ये होगी। ठीक है, चलिए बेटा, लाइक मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम हमने दे दिया। ठीक है, तो इसके जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक इक्वेशन को देखोगे ना, तो हर एक इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। लाइक मान लीजिए कि मेरे पास पहले यही इक्वेशन लिखी हुई है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसके ऊपर भी बात कर ही लेते हैं अभी। देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है ना। तो मैं x और y की जगह पर इससे क्या क्या वैल्यूज रखूँ कि मेरा आंसर 2 आ जाए, तो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया x और यहाँ पर लिख दिया मैंने y। ठीक है, अच्छा, अगर मैं x की जगह पर 0 रख दूं तो 0 प्लस वाई की जगह पर क्या रखना पड़ेगा मुझे, 2, तब जाके मेरा आंसर 2 आ जाएगा। अगर मैंने x की जगह पर 1 रख दिया तो y की जगह पर भी 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा आपका। अगर मैंने x की जगह पर 2 रख दिया, ठीक है, तो y की जगह पर फिर क्या आ जाएगा आपका 0, 2 प्लस 0 भी क्या आ जाएगा आपका 2। तो बेटा ये जो मैंने लिखे ना नंबर 0 2 1 1 2 0, ये क्या हो जाएंगे पता है, ये इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा भाई, एक इक्वेशन हुई तो एक इक्वेशन के आप बताओ, बोलोगे कि सर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो बेटा एक इक्वेशन के इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर रखूंगा ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर, इसका जो ये लिखा हुआ है एल्जेब्रिकली हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, क्या इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है। तो हाँ, बिल्कुल होता है। कैसे होता है, सपोज कीजिए कि ये वाली इक्वेशन है, इसके लिए मुझे एक लाइन को फॉर्म करना है। मैं कैसे फॉर्म करूंगा लाइन को, आपने कार्टेशियन सिस्टम तो देखा ही होगा क्लास 9th में, इसके बारे में हम पढ़ के आए हैं। ये एक्स होता है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हमारा वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, यहाँ पर आपका 1 2 3। अच्छा, एक्स में 0 तो उस केस में वाई में 2, एक्स में 0 है तो उस केस में वाई में 2, ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा आपका। एक्स में 1 है तो वाई में 1, एक्स में 1 है तो वाई में 1, मतलब ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर होगा कहीं पर, इसको 1 को आप यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, एक्स में 2 है तो वाई में 0, एक्स में 2 और वाई में 0, मतलब ऐसे तो बड़ा ही नहीं, मतलब ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर होगा। तो आप जब इसको देखोगे ना, तो ये आपकी ऐसी कुछ एक लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, तो बेटा ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझाने के लिए ये ट्राई कर रहा हूँ कि एक जो भी इक्वेशन होती है एल्जेब्रिकली, उसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, तो हर एक इक्वेशन एक लाइन को फॉर्म करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेयर्स की। लाइक मेरे पास एक इक्वेशन रही x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और मान लीजिए मेरे पास दूसरी इक्वेशन रही x माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ भी आप ले लीजिए 1। तो एक इक्वेशन से एक लाइन का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या दूसरी इक्वेशन से भी एक और लाइन का फॉर्मेशन में कर सकता हूँ सॉल्यूशंस को निकाल के। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो लाइक मैंने यहाँ पर कुछ भी मैं वैल्यूज को ले लूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 रखा, तो y की जगह पर मुझे 2 रखना पड़ेगा, आंसर मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखा देता हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं आपके। यहाँ पर आपने x ले लिया, यहाँ पर आपने y ले लिया, x की जगह पर 3 रखा तो y की जगह पर आपको 2 रखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। x की जगह पर 2 रखो तो 2 में से क्या माइनस करूँ कि 1 आ जाए, 1 आ जाएगा।
एक्स की जगह पर मान लीजिए आपने 1 रख दिया, वाई की जगह पर क्या रख दो आप 0, तो 1 माइनस 0 भी आंसर क्या आएगा 1। अच्छा, इसके लिए मैं एक लाइन का फॉर्मेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो 3 2, एक्स में 3 वाई में 2, तो ये वाला पॉइंट आपका मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर बनेगा। एक्स में 3 वाई में 2, एक्स में 2 वाई में 1, एक्स में 2 वाई में 1, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं पर बनेगा। एक्स में 1 और वाई में 0, एक्स में 1 और वाई में 0, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं पर बनेगा। तो ये वाली लाइन का फॉर्मेशन आपका ऐसा कुछ होगा। मतलब ये वाली लाइन कौन सी हो गई बेटा आपकी, है ना। मतलब एक इक्वेशन से मैंने ये वाली लाइन बनाई और दूसरी इक्वेशन से मैंने ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी पेयर्स होंगे ना हमारे, वो दो लाइन का फॉर्मेशन करेंगे। अब इन दो लाइन का क्या क्या मतलब निकलता है इसके बारे में हम समझते हैं कि आपकी दो लाइंस कैसे कैसे बिहेव कर सकती है। हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट करके निकल जाए, जैसे कि यहाँ इस केस में हुआ, ये लाइन इसको कहां पर, यहाँ पर इंटरसेक्ट करके निकल गई। हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाली लाइन बनी, इसी के ऊपर एक और लाइन अगर आ जाती तो उसको अपन क्या बोल देते हैं कि ये वाली लाइन हमारे एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे से कभी मिले ही ना, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे हो फिर। मैंने यहाँ पर आपको 3 केसेस बताए हैं ज्योमेट्रिकली। हमारी जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उससे दो लाइन का फॉर्मेशन होता है, और दोनों लाइन कैसे इंटरेक्शन कर सकती है, तो 3 टाइप से इंटरेक्शन कर सकती है। फर्स्ट वन, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके निकल जाए। सेकंड, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब कैसी हो, कोइंसिडेंट हो जाए। थर्ड, जब दोनों लाइन एक दूसरे से कैसे निकल जाए, पैरेलल हो। ठीक है, ये 3 केस हो सकते हैं हमारे, और तीनों केस के अलावा कुछ भी नहीं बनेंगे। बस हमको तीनों केसेस को पढ़ना, और ये वाली फर्स्ट वाली एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। अच्छा सर, क्या मैं देख के बता सकता हूँ क्या है कि जब मैं इनकी लाइन का फॉर्मेशन करूंगा तो कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी लाइन पैरेलल निकलेगी, कौन सी लाइन आपकी कोइंसिडेंट कर जाएगी? तो हाँ बिल्कुल, आप देख के बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, चलिए आइए बात करते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, इसको आपको देखना है, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। बाकी हम बात करते हैं बेटा जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। इधर ही मैं बात कर लेता हूँ कुछ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इससे कुछ आपको नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए। चलिए समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है आपका, और वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म के बिना तो काम ही नहीं चलेगा आपका। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्या फॉर्म होती है बेटा, देखिए ये होती है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गई। दूसरी हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, ये होती है आपकी जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सर ये a1 b1 c1 क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है? कुछ नहीं होता बेटा, a1 b1 और c1 की जगह पर कुछ भी नंबर आ सकते हैं आपके, है ना। यहाँ पर आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि आपका a1 b1 और a2 b2 जीरो ना हो, है ना। क्यों नहीं हो सकता ऐसा जीरो, क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है बेटा टू वेरिएबल्स आना बहुत जरूरी है। अगर मैं a1 की जगह पर जीरो रख दूंगा तो क्या है, x को जीरो कर देगा क्या? अगर x को जीरो कर दिया तो फिर तो एक ही वेरिएबल रह गया y। आया समझ में? इसलिए हमारे a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप चाहो तो कंडीशन लिख देना, वेयर a1 b1 a1 b1 देन हमारा c1 a2 b2 एंड c2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स होंगे इन a1 b1 a2 एंड b2। इसमें से किसी की भी वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल में नहीं हो सकती है ना, इज नॉट इक्वल टू। ठीक है क्या, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है, इसके बारे में हमने बात करा, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख सकते हो, लाइक मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ पर 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसा कुछ दिख रहा है क्या? आंसर बिल्कुल दिख रहा है ना। देख लीजिए, ये यहाँ पर ये जो a1 होगा ना, यहाँ पर a1 2 हो गया, b1 3 हो गया, c1 माइनस 6 हो गया, a2 3, b2 4, c2। ठीक है क्या? अच्छा, अगर ये वाला नंबर कांस्टेंट वाली टर्म उधर भी लिखी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इधर आके वो क्या हो जाएगा, अगर उधर जाके उधर ये प्लस में इधर आके माइनस, उधर वो माइनस में इधर आके प्लस, या फिर प्लस में तो इधर आके
ठीक है क्या? बाकी जनरल फॉर्म आपकी यही होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जब मैं सर इनके लाइंस का फॉर्मेशन करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, तो ये दोनों लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, या तो फिर कोइंसिडेंट होगी? क्या मैं देख के बता सकता हूँ कि हर बार मुझे ग्राफ ही बनाना पड़ेगा? तो आप देख के बता सकते हो कि कौन सी लाइंस आपकी पैरेलल होगी, कब इंटरसेक्टिंग होगी, और कब दोनों लाइन एक दूसरे से क्या हो, कोइंसिडेंट होगी। कैसे देख के बता सकते हैं भाई? आइए बात करते हैं। चलिए इसको कुछ नोट डाउन आपको करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए बात कर लेते हैं बेटा, कैसे हमको पता चलेगा देख के कि कौन सी लाइन का बिहेव कैसा होगा। समझिएगा, देखिए एक इक्वेशन को लिख देता हूं मैं थोड़ा सा पहले एग्जांपल के लिए। लाइक मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 6 कर दो, इज इक्वल टू का साइन मत लगाओ, इधर से ही कर देते हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c, इनकी वैल्यूज हो गई हमारी। देखिए क्या होता है ना, फर्स्ट वाला केस, जब भी आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो बेटा हमेशा वो लाइन एक दूसरे से क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपका निकला है ना, मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूं। ये क्या मतलब निकला इसका, ज्योमेट्रिकली क्या होगी, ठीक है, ज्योमेट्रिकली या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप लिख दो। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके सॉल्यूशन की कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्या होता है सॉल्यूशन सर, अभी बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिख दिया अल्जेब्रिकली क्या होगी आपकी इक्वेशन। दूसरा केस, जब आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, उस केस में लाइन हमेशा आपकी क्या होती है, तो वो लाइन्स हो जाती है कोइंसिडेंट लाइन्स, है ना। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब समझते हो, सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक लाइन है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर मेरे पास आ गई, कौन सी, लाइक ये वाली लाइन आ गई इसी के ऊपर। ऊपर का मतलब समझ रहा, ऊपर का मतलब होगा बेटा पूरा इसके ऊपर ऐसे एक दूसरे के ऊपर पूरी कोइंसिडेंट करेगी ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, एक दूसरे से कोइंसिडेंट हो गई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्टिंग का मतलब तो आप समझते हो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन को क्या करके चलेगी, इंटरसेक्ट करके। थर्ड वाला केस क्या होता है, थर्ड वाला केस हमारे पास होता है पैरेलल लाइंस का, तो वो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c, है ना। इस केस में लाइंस कैसी होती है, तो इस केस में लाइन आपकी हो जाएगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होगा सर, ये वाली लाइन इसके कैसे हो गई, पैरेलल हो गई, कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आपने सर एक पॉइंट डाला है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है आपका कि जब भी लाइन एक दूसरे को जितनी बार इंटरसेक्ट या तो फिर एक दूसरे को जितनी बार टच कर रही होगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या तो फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होते हैं, जितनी जगह पर जितने जितने पॉइंट पर वो टच करेंगी ना उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी जगह पर टच या फिर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप बोलोगे कि सर एक ही जगह पर तो कर रही है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे ना वो कितने होंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा ना वो निकलेगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा भाई सेकेंड वाला पार्ट क्या देखे रखा आपको, कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा कोइंसिडेंट लाइंस में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 कितने हो सकते हैं। अब मुझे बताइए जहां पर मैं पेन को रख रहा हूं क्या हर जगह से मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा क्या, आप बोलोगे हाँ सर हर जगह पर टच कर रही है, तो ये कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये तो इनफाइनाइट टाइम टच कर रही है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे बेटा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती है तो बहुत सारे सॉल्यूशन इसलिए निकलते हैं क्योंकि जहां पर आप पेन रखोगे ना आपका वहां से एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए पैरेलल लाइंस की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल लाइंस मुझे बताओ कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं कर रही। इसका मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर होंगे बेटा नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है पैरेलल लाइंस का। ठीक, बोलो आया क्या समझ में, है ना। अब ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये क्या लिखा सर आपने, ये यही लिखा है बेटा। अगर मान लीजिए मैंने A1 अपॉन A2 किया तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, 2 1 जा 2 2 जाए ना 1/2।
फिर मैंने यहाँ से b1/b2 को निकाला। b1/b2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/-2, तो ये तो 1/1 हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा माइनस का 1। मुझे बताओ क्या a1/a2 और b1/b2 इज इक्वल टू का साइन है क्या दोनों में, मतलब ये दोनों क्या इक्वल है क्या? तो आप बोलोगे यहाँ से कि सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू दिख रहा हमको तो b1/b2, क्योंकि 1/2 माइनस का 1/1 के इक्वल में थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ इसी को देख के बता दोगे कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, या तो फिर आप ये बता दोगे कि सर ये लाइन से इंटरसेक्ट करेगी कि पैरेलल होगी कि कोइंसिडेंट करेगी। अच्छा बताइए क्या कर सकती है लाइन, आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? तो ये वाली कर रही है। इसका मतलब ये वाली इस ग्राफ के लिए जब मैं लाइन खींचूंगा ना, तो वो लाइन कैसी होगी पता है? वो लाइन से एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होगी। अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? तो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होंगे केवल 1। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ये होते हैं ज्योमेट्रिकली, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो उसके सॉल्यूशन होते हैं। कैसे सॉल्यूशन होते हैं? तो यहाँ से आप x को देख लोगे कि x में कहां पर है, मान लीजिए x में 5 पर है, और यहाँ से आप y को देख लोगे कि y में कहां पर जा रही है, तो y में मान लीजिए 6 पर जा रही है। तो इसके लिए आपके जो सॉल्यूशन होंगे ना, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये इसके आंसर से आ जाएंगे। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएगी, तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, चलिए इसके अलावा और क्या देखना है? इसके अलावा मुझे एक और चीज आपको बतानी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा आगे बात कर लेते हैं हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, कि ये भी हमारे बुक में एक वर्ड लिखा हुआ, तो कंसिस्टेंट क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, समझिएगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है आपका कि अगर कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तो वो क्या हो जाती है आपकी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो मुझे बताओ कंसिस्टेंट कौन से दो केस में आपको दिख रहा है? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है, भले ही एक सॉल्यूशन हो, यहाँ पर भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकल रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन दोनों जगह। तो ये दो केस ऐसे हैं जहां पर आपकी जो इक्वेशन होती हैं, तो फिर आपकी लाइन से होती है, वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको आप लिख दोगे कंसिस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। मतलब यहाँ पर लाइंस आपकी एक जगह पर भी नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट आपकी एल्जेब्रिकली इक्वेशंस हो। कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये और चीजें आपको समझ में आएगी जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए इसमें से आपको कुछ भी लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए। आगे बात करते हैं बेटा, अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये मैंने आपको जो भी बेसिक पढ़ाया था पिछली क्लास में 5-10 मिनट में, इसका मैंने क्विक रिकेप आपको दे दिया है, इतना भी आप पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस की। करते हैं श्री गणेश। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या देके रखा है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, इसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन देके रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. देखिए कैसे हमको सोल्व करना है, समझिएगा थोड़ा सा। मैं यहाँ से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा, फॉर्म करना है। किसका फॉर्म करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म करना है प्रॉब्लम्स को देखते। तो यहाँ से आपको क्या देके रखा है, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में, हु टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। चलिए अब इन 10 स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स होंगे और कुछ बॉयज होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेट करना स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान ली मैंने? एक्स मान ली। एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। मैंने नंबर ऑफ बॉयज को कितना मान लिया? अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो टोटल स्टूडेंट कितने, आप बोलोगे सर 10 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब एक्स गर्ल्स हो गई और वाई बॉयज हो गई, दोनों को मिला के कितने बच्चे हो रहे हैं? टोटल 10 स्टूडेंट्स हो रहे। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, है ना, इक्वेशन का फॉर्मेशन हमको करना है, ये हमने पहले इक्वेशन बनाई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। इसके बाद में फिर आपको क्या दे रखा है, आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करके दिखा देता हूँ। इसके बाद में फिर हमको देके रखा है बेटा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? नंबर ऑफ बॉयज से। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ से मैंने x लिखा, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई। ये नंबर ऑफ बॉयज से कितने ज्यादा है? तो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर प्लस मत कर देना गलती से। अच्छा, हम इक्वेशंस को इक्वेट कैसे करते पता है? देखिए, अगर मैं दोनों इनके बीच में इक्वल का साइन लगा रहा हूं,
इसका मतलब इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बराबर होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने इक्वल का साइन लगाया है तो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे मतलब सर, मतलब ये होगा कि देखिए यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं, गर्ल्स पहले से ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज देके रखा है, तो गर्ल्स तो ऑलरेडी ज्यादा है, अगर मैं उसको और प्लस कर दूंगा तो ये तो और भारी हो जाएगा, इसका मतलब फिर तो इक्वल का साइन नहीं हो पाएगा ना, मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूं। तो जो कम होता है ना उसको हम बढ़ा देते हैं इक्वेट करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये ऑलरेडी भारी है ना, ये ऊपर है, इसके बाद में फिर मान लीजिए इसमें मैं कुछ वजन को रख दूंगा, कुछ ना कुछ वेट रख दूंगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हल्का होता है ना उसमें हम कुछ ना कुछ और रख देते तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज तो पहले ही कम थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 को प्लस करके दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर प्लस का वाई इधर आएगा, माइनस का वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई। ठीक है, अच्छा भाई, अब हमने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपने को क्वेश्चन में गिवन है प्रॉब्लम्स के लिए हमने क्या बना ली, इक्वेशंस तो बना ली, एंड फाइंड दियर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मुझे सॉल्यूशंस को ग्राफिकली फाइंड करना है, तो इसके पहले मुझे एक्स और वाई के सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। कैसे हम सॉल्यूशंस को निकालेंगे, समझिएगा बात को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसके लिए मैं सॉल्यूशन का सेट बनाता हूँ कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x और y। ठीक है, चलिए कुछ कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मुझे ये बताइए बेटा, x और y में ऐसा मैं क्या रखूँ कि आंसर मेरा 10 आ जाए, तो आप बोलोगे कि सर एक काम करो, x को भी 5 रख दो, y को भी 5 रख दो, 5 प्लस 5 आपका 10, 5 प्लस 5 आपका 10 हो जाएगा। अच्छा, x में आप एक काम कीजिए 6 रख दीजिए, तो उस केस में y में कितना हो जाएगा 4, 6 प्लस 4 10। ठीक है, आप दो दो नंबर्स निकाल लो, तीन तीन निकाल लो, कितने भी निकाल सकते हो, वैसे तो आपके दो ही सफिशियंट होते हैं, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई दूसरी इक्वेशन क्या देके रखी है, तो इक्वेशन नंबर 2 आपको ये देके रखा है बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपको देके रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां से अगर मैं सॉल्यूशन से इसके निकालना स्टार्ट करूंगा तो ये x हो गया, ये आपका हो गया y। तो x और y में मैं ऐसा क्या रखूं कि आंसर मेरा 4 आ जाए, तो देखिए x में अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 में से मैं क्या माइनस करूं कि 4 आ जाए, तो आप बोलोगे कि सर आप 2 रख सकते हैं। अच्छा भाई, x की जगह पर अगर मान लीजिए मैंने 5 को रख दिया, तो 5 में से मैं क्या माइनस करूं कि 4 आ जाए, तो आपका आंसर होगा कि सर 1 को माइनस कर दीजिए, आंसर आपका 4 आ जाए। आया क्या समझ में, ये मैंने क्या निकाले, ये मैंने निकाले इसके सॉल्यूशन सेट। ठीक है, कि इस इक्वेशन के मैंने दो सॉल्यूशन निकाली, इस इक्वेशन के भी मैंने दो सॉल्यूशन निकाली। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन वो होते हैं जिस पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, वो उसके क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं। चलिए बेटा, अब बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा भी छोटा करूंगा, इसको आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। चलिए समझिएगा, मैं इसका ग्राफ कैसे फॉर्म करता हूँ, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन में हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं यहां से कार्टेशियन सिस्टम अपना ये हो गया, यहां से कुछ लाइंस का फॉर्मेशन में करना, पेन को बदल लिया जाए, पेन 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 कौन सा चलेगा, कौन सा चलेगा, ये वाला देख लेते हैं। देखिए ठीक है, एक लाइन हमने ये वाली बनाई, चलिए नेक्स्ट हम एक और लाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक लाइन हमने ये वाली बनाई, आपको भी स्केल और पेंसिल की हेल्प से लाइन को व्यवस्थित बनाना है, अगर बनाओगे तो सीखोगे, अगर आपको लगता है कि सर हम तो ऐसे ही कर लेंगे तो बेटा कुछ नहीं होना है। ठीक है, मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी और करनी ही हो, इसके अलावा कोई भी मैथ्स को पढ़ने का दूसरा तरीका नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट में आप ये कर सकते हो कि भाई सामने रख ली कॉपी को, रख दिया, खत्म, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे बेटा। तो यहां से ये अपना हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो ये मैंने एक्स लिख दिया, इधर आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, मेरे पास कुछ सॉल्यूशन निकले, इनकी वैल्यूज को मैं पुट कर, अगर एक्स में 5 है तो वाई में 5 है, तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ इनको नेम दे देता हूँ। ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 बहुत है, वैसे भी अपना 6 तक ही गया है एक्स, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 1 2, ये बन जाएगा आपका 2 3
4 5 6 7। ठीक है, चलिए इधर वही आपका ये 0 रहेगा, ये आपका -1 हो जाएगा, इधर भी आपका -1 -2 -3 चलता जाएगा, लेकिन अपने को किस काम ही नहीं है नेगेटिव नंबर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं x में 5 और y में 5, तो x में भी 5 और y में भी 5, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट कहाँ पर बनेगा, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं पर बनेगा, x में भी 5 और y में भी 5। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट क्या देख रखा है, x में 6 और y में 4, x में 6 और y में 4, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं पर बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने दो पॉइंट बनाए, दोनों पॉइंट से मैं एक लाइन को फॉर्म कर देता हूँ, तो लाइन का फॉर्मेशन हम कर देते हैं पहले। लाइन हमारी कैसी क्या बनेगी, तो देखिए ये मैंने क्या कर दिया भाई, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन को खींच लूंगी, है ना, ये मेरी लाइन बन जाएगी जो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जा रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूँ, तो ये आपकी लाइन ऐसी कुछ बन जाएगी। चलिए बेटा, तो ये मैंने जो लाइन बनाई ये कौन सी लाइन है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की लाइन ये मैंने बनाई है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारी क्या है, नेक्स्ट में मुझे देख रखा 6 और 2, तो x में 6 और y में 2, मतलब ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं पर बनेगा। x में 5 और y में 1, x में 5 और y में 1, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर कहीं पर बनेगा। इसके लिए हम लाइन का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इसके लिए लाइन का फॉर्मेशन कौन से कलर से किया जाए, इस कलर से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक और लाइन को फॉर्म कर रहा हूँ जो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जाएगी। अरे ये देखिए, तो यहां से मैंने एक और इस लाइन का फॉर्मेशन किया है। अब ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी ना, वो क्या होंगे पता है, वो होंगे इसके सॉल्यूशन। ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो हो जाएंगे इसके क्या, सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए ये हमने एक लाइन का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर हो सकता है लाइन आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, बाकी चलेगा, इतना आप समझ जाओगे। ये हो गया। चलिए बेटा, अब बात कर लेते हैं कि दोनों लाइन आपकी कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। पहले तो इस लाइन के बारे में लिख दीजिए कि ये लाइन कौन सी है, तो ये लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन है। ठीक है, चलिए तो दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कहां पर कर रही है, इस वाले पॉइंट पर कर रही है। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखोगे तो x में कितना है 7 है, और y में कितना है, y में हो जाएगा 3। हमेशा पहले x को लिखना है फिर y को लिखना है। अच्छा, तो यहां से हमारा जो सॉल्यूशन निकला है ना, वो क्या निकला है पता है, हमारा जो सॉल्यूशन निकला है वो निकला है x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू कितना। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये हमारे आंसर्स आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज मिला के कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स है। गर्ल्स x थी, बॉयज y थी, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से आप देखोगे कि सर नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। तो देखिए 3 में जब मैं 4 को प्लस करूंगा तो क्या मेरा 7 आ जाएगा क्या। ये हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन को क्रॉस चेक भी कर लिया। चलिए बेटा समझ लीजिए, मतलब ये होता है, मतलब आपका जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां से क्या निकलते हैं, आपके सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को आप अच्छे से बना लीजिए और यहाँ पर लास्ट में आप आंसर करके लिख देगा, आंसर करके लिख दीजिएगा। क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स x इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देता हूँ। इधर आजा भाई तू नीचे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमको क्या क्वेश्चन देके रखा है, इसको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा देके रखा है, सेकंड। इसको आराम से आप रीड कर लीजिए और एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने के लिए जरूर ट्राई करिए। ठीक है, मैं इसका ग्राफ भी लेके आया हूँ, तो आपको यहाँ से समझ में भी आ जाएगा। हमारा थोड़ा सा समय बचेगा ग्राफ को बनाने का, मैं आपको समझा दूंगा इसको, फिर ग्राफ का फॉर्मेशन हम कर लेंगे। पढ़िए इसको क्वेश्चन को, और कैसे हमारी इक्वेशन से बनेगी इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या देके रखा है, क्वेश्चन में देखे रखा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर। आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs ₹50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की एक साथ में कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज देके रखा है। वेरस 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। इसका मतलब 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट देके रखी है वो कितनी देके रखी है, आपको 46 देके रखी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। आपको एक पेंसिल और एक पेन की क्या बतानी है, कॉस्ट को बतानी है। चलिए आइए ट्राई करते हैं इसको सोल्व करने के लिए।
समझिएगा कैसे हम इसको सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर, तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए। क्या लेट करोगे आप? लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज एक्स रुपीज का आपका पेन आ रहा है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज वाई। आपने पेंसिल की कॉस्ट को क्या मान लिया है? वाई मान लिया है। ये एक पेन की कॉस्ट है 100 रुपए, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? वाई रुपीज है। चलो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम समझते हैं क्या देके रखा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये देके रखा है 5 पेन्स एंड 7 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। 5 पेंसिल्स का मतलब 5 वाई और 7 पेन्स। तो यहाँ से आप लिख दोगे 7x दे रहे हो, 7 पेन हो गए, एक पेन की कॉस्ट x है तो 7 पेन की 7x रुपीज, और 5 पेंसिल्स का मतलब 5 वाई है ना। 5 पेंसिल्स देख रखे हो, पेंसिल की कॉस्ट को मैंने y माना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 7x प्लस 5y इज इक्वल टू, दोनों की कॉस्ट साथ में कितनी है? ₹50। इक्वेशन नंबर 1। आगे देखे रखा 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंसिल्स। 7 पेंसिल्स का और 5 पेन्स। 5 पेन्स मतलब एक पेन x का है तो 5 पेन 5x के, एक पेन x का है 5 पेन 5x प्लस कितना है? 7 पेंसिल्स मतलब 7y इज इक्वल टू क्या है? ₹46। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी? ठीक है, चले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिर से मैं सॉल्यूशंस निकालूंगा, इसके बाद में फिर उसका ग्राफ करूंगा और हमारा जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन सेट निकाल के देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो मैंने यहाँ से क्या लिख दिया? बाई इक्वेशन नंबर 1 से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ 7x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। समझिएगा बेटा, इसका मैं सॉल्यूशन सेट कैसे निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने x लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने y। समझना बात को, x की जगह पर मुझे कुछ रखना है, फिर y की जगह पर कुछ रखना है और मेरा आंसर 50 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि सर थोड़ा सा तो टफ लगेगा आपको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो समझिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक काम करो आप, मुझे 50 चाहिए, 55 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि x की जगह पर अगर मैं 0 रख दूँ तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या बचेगा आपका? 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का 5 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 से जब 50 को कैंसिल आउट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 10। आया क्या समझ में? जब मैं x में 0 रख दूंगा तो उस केस में y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? 10 हो जाएगी, है ना। अच्छा भाई एक और मुझे निकालना है, तो मैं क्या रख सकता हूँ, मुझे 5 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँ क्या, x की जगह पर 5 रख दूँ, 7 5 से आपका 35 हो जाएगा, 35 को उधर ले जाके आप माइनस कर देना, क्या बचेगा? 15। 5 से डिवाइड करोगे 3 आंसर आ जाएगा। x की जगह पर जब मैं 5 रख दूंगा तो उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। जब आपका, चलो दोनों में सोल्व करके दिखा देता हूँ। x इज इक्वल टू जब आप 0 लोगे तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 इंटू में 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 5y की वैल्यू 50, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 50 अपॉन में 5, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में? तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका? 0,10। अगर मैं x की जगह पर 5 ले लेता हूँ, अगर मैंने x की जगह पर 5 ले लिया तो 7 इंटू में 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 इंटू में 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 7 5 से कितना हो जाएगा? 35 प्लस 5y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 5y इज इक्वल टू 50 में से आप क्या कर दोगे? 35 को माइनस कर दोगे, आंसर क्या आएगा आपका? 15। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? ये 15 है, मल्टीप्लाई का 5 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 15 अपॉन में 5, तो कितने टाइम कैंसिल आउट हो गए हैं? y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका? 3 बन जाएगा। जब आपने x में 5 को रखा तो उस केस में y की वैल्यू कितनी आई? 3। x में 5 को रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 3। ये आपका एक सॉल्यूशन सेट बना। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, कि आपको इक्वेशन नंबर 2 को कैसे बनाना है और इसके क्या सॉल्यूशंस निकलेंगे। आइए इक्वेशन नंबर 2 को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या देके रखी? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आप लिख दोगे क्या? बाय इक्वेशन नंबर 2 आपको देके रखी है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या देके रखा आपका? 46 देके रखा है। इसके आपको सॉल्यूशंस निकाल। अच्छा लगाइए थोड़ा सा दिमाग, कैसे क्या सॉल्यूशंस होंगे बताइए। ये x हो गया, ये आपका हो गया y, और यहाँ पर से निकालने आपको सॉल्यूशन। इस वाले बॉक्स को लेके उधर जा सकते हैं क्या? चलिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, आप करने के लिए ट्राई कीजिए, बाकी अपन तो करेंगे इसे ही साथ में। तो इसको मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा उधर। बताइए क्या हो सकता है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका 5x है, ये वैसा का वैसा,
46 प्लस का 7y उधर जाएगा माइनस का 7y, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7y मल्टीप्लाई का 5 इधर जाके डिवाइड। अब देखिए बेटा, मुझे डिवाइड का 5 देख के एक बात ये समझ में आ रही है कि मैं ऐसा कुछ नंबर लूं कि जो 5 का मल्टीपल हो। क्यों 5 का मल्टीपल हो सर? क्यों? क्योंकि 5 का अगर मल्टीपल होगा तो 5 से डिवाइड भी तो होगा। इसका मतलब आपको x और y में ऐसा कुछ नंबर पुट करना है कि वो 5 का मल्टीपल हो, मतलब वो 5 को डिवाइड कर दे। क्यों कर दे? अगर ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आपका पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, और पॉइंट में आंसर नहीं आएगा तो ग्राफ बनाना इजी रहेगा। ठीक है, चलिए क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए। मैं ऐसा y की जगह पर क्या नंबर रखूं कि जिसको मैं 46 से मैं माइनस करके 5 से डिवाइड भी कर दूं। तो 5 मुझे चाहिए, 7 3 जा होता है 21। अगर मैं y की जगह पर 3 को रख दूं तो कुछ हो सकता है। 7 3 जा 21, तो 46 माइनस 21 करोगे 6 में से माइनस जाएगा 5, बहुत बढ़िया 5 का मल्टीपल आ गया। 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। ठीक, अगर बेटा मैंने y की जगह पर 3 रख दिया तो उस केस में x की जगह पर क्या आ जाएगा, तो 7, y की जगह पर दिया जाएगा 7 3 जा 21, 46 माइनस 21 किया 25, 25 अपॉन में क्या चल रहा है 5, तो क्या x की जगह पर आपका 5 आ जाएगा? क्या आया समझ में? एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा और क्या रख सकते हैं हम? दूसरा हम ये रख सकते हैं कि 5 से मुझे डिवाइड करवाना है, या तो फिर मैं 10 भी 5 से डिवाइड होता है। 46 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, 8 5 जा 56। हाँ, अगर मैं y की जगह पर 8 को रख दूं तो 46 माइनस 7 8 जा 56, 46 में से 56 जाएगा माइनस का 10, और माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, अगर मैं y की जगह पर अगर मान लो मैंने 8 को रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 46 माइनस 7 इंटू में यहाँ पर 8 रखेंगे, 7 8 जा कितना हो जाएगा आपका 56, लिख देता हूं मैं। ये 46 माइनस 56 डिवाइड बाई 5, आंसर क्या आएगा 46 माइनस 56 माइनस का 10, माइनस का 10 डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या आएगा 2, मतलब आंसर आएगा आपका x की वैल्यू माइनस का 2। x की जगह पर क्या हो जाएगा आपका माइनस। बोलो बेटा आया क्या समझ में? हमको कैसे थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करके वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन सेट मेरा बना ये वाला, दूसरा सॉल्यूशन सेट बना मेरा ये वाला। बस कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे पेंसिल और स्केल से लाइन खींचनी है, नंबर्स को प्रॉपर आप सेम डिस्टेंस पर रखोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसमें माइनस में भी ले लेना कुछ 2 3। क्यों? क्योंकि वहां पर x की जगह पर माइनस का 2 भी गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे ही कार्टेशियन सिस्टम कार्टेशियन प्लेन एक बनाओगे, नंबर्स को रखोगे। सबसे पहले आप ये वाले सॉल्यूशन के लिए 2 पॉइंट बनाना, उसकी लाइन खींच देना, वहां पर लिख देना जो भी आपकी इक्वेशन देके रखी हो 7x प्लस 5y वाली लाइन। इसके बाद में फिर इसके पॉइंट्स बनाना, इसकी लाइन खींचना, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो वाली क्या हो जाएगी आपके आंसर आ जाएंगे, मतलब x और y की क्या हो जाएगी वैल्यूज। ठीक है, आएगा क्या समझ में? चलिए हम बात कर लेते हैं, मैं आपके लिए चलो बना ही देते हैं, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ा सा पेंसिल स्केल का यूज आप कर लेना, बाकी मैं इसका फॉर्मेशन कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, इसमें से आपने कुछ भी नोट डाउन करना है तो फटाफट से कर लीजिए। x में 0.5, y में 10 तक गया है, ठीक है, x में भी 10 तक ही लेके चले जाएंगे। चलो बेटा इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा। चलिए समझते हैं। तो यहां से सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को ले लिया जाए। कार्टेशियन प्लेन आपका ये, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, एक लाइन खींच देते हैं हम, 10 10 की गैप हमको चाहिए, यहां से खींच दी जाए। ठीक है, ये लाइन आपकी ये हो गई एक्स वाई एक्सिस के लिए, एक और एक्स एक्सिस के लिए भी बना दें। इसको मैं यहाँ से खींच देता हूँ, यहाँ से वाई में कहाँ तक गया है, वाई में गया हमारा 10 तक, वाई में गया है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ से खींच देते हैं। चलिए तो ये आपका हो गया x, इधर बन जाएगा आपका x डैश, ये आपका हो गया y, इधर बन जाएगा आपका क्या y। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 0। x में कहाँ तक गई है बेटा, x में वैल्यू 5 तक गई और x में वैल्यू 5 और -2 तक गई है।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत है। यहाँ पर आ जाएगा आपका -1 -2। यहाँ से y में वैल्यूज कहाँ तक गई, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में फिर आपका बन जाएगा यहाँ पर क्या, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी लाइन है, ये आपका y एक्सिस है। चलिए इधर भी आप कर दीजिए, एक दो नंबर लिख दीजिए, -1 -2, बहुत। देखो x में 0 तो y में 10, x में 0 तो y में 10, x में 0 तो y में 10, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पर। x में 5 तो y में 3, x में 5 तो y में 3 का मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आप क्या कीजिए, एक लाइन को बना दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के मैं एक लाइन का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। बैकग्राउंड ले लेते ये वाला। चलिए भाई, एक लाइन को बना दिया जाए। ये मान लो मैंने एक लाइन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ी सी और ऊपर खींच देते हैं, मिलते हुए जा रही है दोनों पॉइंट से ये वाली लाइन आपकी। ये तो यहाँ से ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन का नाम मैं क्या दे दूंगा, तो ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी 7x + 5y की। ये वाली लाइन हो गई आपकी 7x + 5y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या देके रखा है, नेक्स्ट आपको देके रखा है 5 - 2 3 8 वाली लाइन आपको बनाई, 5 - 2 3 8 वाली लाइन। तो मैं यहाँ से पहले पॉइंट्स को बना देता हूँ। 5 में 3, x में 5 तो y में 3, मतलब एक ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। -2 और 8, x में -2 और y में 8, x में -2 और y में 8, x में -2 और y में 8, मतलब ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको भी मिलाने के लिए एक लाइन को फॉर्म कर देता हूँ, तो आपकी लाइन बन जाएगी ये वाली। चलो तो बेटा ये कुछ आपकी लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं इस लाइन का भी नाम दे देता हूँ। तो ये वाली जो लाइन आपकी बनी है, इस लाइन का नाम क्या है आपका, ये वाली कौन सी इक्वेशन, 5x + 7y, 5x + 7y = 46 वाली लाइन। ठीक है, अब देखिए दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर हमारे क्या निकलते हैं, सॉल्यूशन निकलते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताओ, ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इसमें अगर आप x में देखोगे तो वो 5 है, और y में कितना देके रखा, y में देके रखा 3। तो x में 5 और y में 3, तो यहाँ से आपका x = क्या आया 5 और y = क्या आया 3। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, आपने कॉस्ट ऑफ 1 पेन x माना है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन = कितना, x = कितने हैं, ₹5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ₹5। और यहाँ से आपने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसको आपने y माना था, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ₹। तो एक पेन की कॉस्ट ₹5 और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने ग्राफ का फॉर्मेशन किया है। एक बार अब इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि चीजें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ से नहीं भाई, चलो यहीं से मैं जूम कर देता हूँ इसको। अरे यार, चलो पूरा ही हो रहा है। चलो इसी को देख लेना, ये वाला आपका ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक का पहले आप नोट डाउन कर लेना, बाद में ये कुछ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए बेटा अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि क्वेश्चन नंबर 3 को आपको कैसे सोल्व करना है। एक बार आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखे रखा है। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा फर्स्ट और सेकंड ही हुआ था, सेकंड वाले का। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आप समझिए क्या देखे रखा है क्वेश्चन में। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन को आप पढ़िए, एक बार समझिए आपको क्या फाइंड करना है, इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं। मैं जब तक वीडियो को देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। ठीक, बढ़िया चल रहा है, कीजिए एक बार करने के लिए ट्राई कीजिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन में आपको देके रखा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशंस एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब मुझे बतानी है कि ये जो पेयर्स ऑफ लाइंस मुझे देके रखी है, मतलब ये जो इक्वेशन देके रखी है, ये हमारे पेयर कैसे होंगे, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, कि इंटरसेक्ट करेंगे, इसके बारे में बस हमको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी। चलिए बेटा बात कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की इसके। तो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या देके रखा, आपको सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेनी है। क्या देके रखी, 5x - 4y + 8 = 0, और ये बन जाएगा 7x + 6y
-9 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 रेशियो को कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ किसकी वैल्यू, A1 अपॉन A2 की। तो A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा आपका, A1 की वैल्यू है 5 और A2 की वैल्यू 7, तो A1 अपॉन A2 निकल के आया आपका 5/7। अब मैं यहाँ से B1 अपॉन B2 को भी कैलकुलेट कर लेता हूँ क्या होता है। तो B1 की वैल्यू देके रखी -4 और B2 की वैल्यू क्या है 6 है, तो 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो इसका आंसर है -2/3। अच्छा, 5/7 और -2/3 इक्वल होता है क्या, नहीं होता है। तो यहीं से हमको क्लियर समझ में ये आ रहा है कि आपका A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। हाँ सर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये आपका कौन सा फॉर्म बताता है ज्योमेट्रिकली कि लाइंस आपकी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। तो यहां से आपकी क्या हो जाएगी, यहां से आपकी बन जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस आपको यही बताना था कि लाइंस आपकी कोइंसिडेंट होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, कि एक दूसरे के पैरेलल होती है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 जब होता है तो लाइंस कैसी होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात कर लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको क्या देके रखा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले तो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरे वो कहाँ जा रहा है भाई, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड में आपको देके रखा है, ये आपकी इक्वेशन गिवन है 3x 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा देके रखा आपको 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्या सॉल्यूशन से बनेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 को करके देख लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9/18, मतलब 9 1 जा 9 2 जा, आंसर क्या आएगा 1/2। फिर हमने यहाँ पर निकाल के देख लिया B1 अपॉन B2 को, तो ये बन जाएगा 3/6, तो ये भी क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/2। फिर हम कर लेके देख लेते हैं C1 अपॉन C2 को, तो C1 अपॉन C2 का मतलब 12 अपॉन 24 हो जाएगा, तो 12 अपॉन 24 का मतलब 12 1 जा 12 2 जा, तो ये भी क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आ रहा है B1 अपॉन B2 के, और इज इक्वल टू आ रहा है C1 अपॉन C2 के। क्या सारे के सारे 1/2 1/2 1/2 इक्वल है। इसका मतलब जब हमारी ये कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट सॉरी इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि ये कंसिस्टेंट होंगी या फिर नहीं होंगी, तो बेटा कंसिस्टेंट का मतलब होता है अगर एक भी सॉल्यूशन निकला तो कंसिस्टेंट है ना। तो ये भी कंसिस्टेंट होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, मतलब एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगी, एक सॉल्यूशन निकलेगा। ये कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट जगह पर एक दूसरे को टच करेगी, यहाँ पर भी सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब ये भी कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, 6x, थर्ड वाला क्वेश्चन आपको गिवन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10 आपका ये देके रखा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए एक बार आप वीडियो को पॉज करके करने के लिए ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर हम A1 अपॉन A2 को जब निकालेंगे तो ये बनेगा 6/2, मतलब 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर क्या है आपका 3/। जब यहाँ से आपने B1 अपॉन B2 को निकाला तो क्या है -3/9, मतलब ये बन जाएगा आपका, सॉरी -3 अपॉन में 1 है ना, अरे कहाँ जा रहा है भाई तू, ये बन जाएगा आपका -3 है B1 की वैल्यू, और ये -1 है ना। तो -3 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका -1, तो माइनस से माइनस गया, आंसर यहाँ पर भी आपका 3/1 आ रहा है। C1 अपॉन C2 को जब आपने निकाला तो ये कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है, तो ये बन जाएगा 10 अपॉन में 9। अच्छा बेटा, यहाँ से हमको क्लियर ये दिख रहा है A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। 3/1 इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन 10/9 की इक्वल है नहीं। तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कौन सी लाइंस, पैरेलल लाइंस। बोलो आया क्या समझ में। जब हमारे पास A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंटल लाइंस। जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो उस केस में हमारी कंडीशन होती है कौन सी, पैरेलल लाइंस की। अच्छा, पैरेलल लाइंस कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी, दोनों लाइन एक दूसरे को एक जगह पर भी टच या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट होगी। चलिए बेटा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहाँ है भाई, कहाँ है नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए। On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent। वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी
सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा उसको निकालना है, इसके बाद में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप बताते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। सॉल्यूशन नंबर 1, यहाँ पर मैं सारी की सारी चीजें आपको लिख दूंगा। ठीक है, आपको क्या देके रखा है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 देके रखा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x, कहाँ 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 भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 ना, ये वाली देके रखी है आपको फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, चाहो तो ऐसे भी सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ, है ना, अरेंज इन जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर 3x माइनस 2y प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x माइनस 3y प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। बेटा ऐसे भी सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर वैसा का वैसे ही होना है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा हमारी जो जनरल फॉर्म होती है ना, a1/a2 b1/b2, सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 वाली, है ना, और ये a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, उधर की साइड हमने 0 को छोड़ दिया, थोड़ा सा अरेंज कर लिया। चलिए अब हम कैसे बात करेंगे, अब यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा किसको, a1/a2 को, तो a1/a2 क्या दिख रहा है 3/2, ठीक है सर। b1/b2 को भी कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से b1/b2 की वैल्यू क्या दिख रही है, तो ये दिख रहा है माइनस का 2, b1 क्या होता है, इसका कोफिशिएंट b1, इसका कोफिशिएंट b2, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा ये आपका 2/2। अच्छा यहीं से क्लियर दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपको c1/c2 निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप लिख दोगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो लाइंस कैसी होगी, तो लाइंस आपकी होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस ना, और इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हुई तो क्या ये कंसिस्टेंट होगा क्या, आप बोलोगे हाँ सर, है ना, वही तो आपसे पूछा था, आपसे क्या पूछा था, हम कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो यहाँ से जब भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक सॉल्यूशन निकलेगा, और जिसके भी सॉल्यूशन निकलते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, तो इसमें आप लिख देना कि ये तो होगा कंसिस्टेंट आपको। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या देके रखा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है 2x माइनस 3y, अच्छा मैं यहीं पर डायरेक्ट अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर इज इक्वल टू 8 था, प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा देके रखा आपको 4x माइनस 6y प्लस का 9 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ से मैंने a1/a2 की वैल्यू निकाली, डेट इज 2/4, तो a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/4, तो 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आएगा। अच्छा b1/b2 को भी कैलकुलेट कर लेते, तो b1/b2 क्या है, -3 में -6, माइनस से माइनस गया, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी आंसर क्या आएगा आपका 1/2, और यहाँ से जब आप c1/c2 को कैलकुलेट करोगे -8/-9, माइनस से माइनस गया, आंसर क्या आएगा 8। क्लियर दिख रहा है बेटा, a1/a2 और b1/b2 दोनों तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं, तो यहाँ से आप लिख दोगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू होगा c1/c2। ठीक है, अच्छा लाइंस कैसी होगी, लाइंस होगी आपकी पैरेलल लाइंस, क्यों पैरेलल लाइंस, क्योंकि बेटा एक कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस के केस में लाइंस एक दूसरे को एक भी जगह पर टच नहीं करेगी, एक भी जगह पर टच नहीं करेगी मतलब जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगी, यहाँ से आप लिख दोगे इनकंसिस्टेंट। बोलो बेटा आया क्या समझ में, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार करने के लिए जरूर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देके रखा आपका, थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है 3/2x प्लस 5/3y, और यहाँ से इज इक्वल टू 7 है, अच्छा इज इक्वल टू 7 है, प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7, आप ऐसे भी सोल्व करोगे ना तो भी आंसर आपका वही है। एक बार मैं इसको आपको वैसे का वैसे ही सोल्व करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू 7, और दूसरा क्या देके रखा आपको 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप c1/c2 को जब करोगे तो 7/14 होगा, 7/14 का मतलब 1/2,
जब आप इधर भी लेके जाओगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7/14 फिर भी 1/2। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बेटा यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे इनको। क्यों प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे बेटा, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता। वो चाहता है कि आपके थोड़े बहुत नंबर कहीं ना कहीं से काट लें। जब आपके पूरे पूरे नंबर आते हैं तो हमको कुछ गलती करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस का 14 उधर जाएगा, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, a1/a2 को। तो a1/a2 का मतलब क्या हो जाएगा, a1/a2 का मतलब आपका होगा 3/2, आपका a1 है, अपोन में 9, ये a2 की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा पास पास वाले का, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू में 9, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3/8, है ना। वैसे भी आप इसको यहीं से भी सोल्व करोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम इसको सोल्व कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 3/2 3 जा 6, ये क्या बन जाएगा आपका 1/2 3 जा कितना हो जाएगा 6, खत्म। चलिए b1/b2 को कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। b1/b2 का मतलब क्या है, 5/3 आपका b1 हो जाएगा, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 10, इसको सोल्व करोगे 5, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू माइनस में 10। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा ये हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/3 2 जा 6, एक बार माइनस है तो माइनस का साइन लग जाएगा, आएगा समझ में, एक बार माइनस है तो किसका साइन लग जाएगा आपका माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1/6। अच्छा, यहाँ पर तो माइनस नहीं, वैसे ही समझ में आ रहा है कि आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के साइन क्या है अलग अलग देके रखे, इसके कारण क्या होगा कि आपका a1/a2 जो होगा वो होगा आपका इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर आप लिख दोगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1/b2। ठीक है, अच्छा बेटा जब भी ये कंडीशन होती है तो क्या होती है, तो ये होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ये बन जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये हो जाएगा आपका एक तो सॉल्यूशन निकलेगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन, उधर ब्रैकेट में लिख सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकलेगा, तो लाइंस कैसी होगी। ठीक है, आया क्या समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप करने के लिए ट्राई कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गर्मी भयंकर तरीके से पड़ रही है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए ट्राई कीजिए। चलिए बेटा, क्या देखे रखा आपका 4th नंबर वाला क्वेश्चन, 5x - 3y इज इक्वल टू 11। इसको उधर कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं ना। सेव सेव सेव, इंसर्ट, कहाँ पर इंसर्ट होगा ये, कॉपी, कौन सी स्लाइड में, इस स्लाइड में कॉपी, ये नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 4। 4th नंबर वाला क्वेश्चन 5x - 3y इज इक्वल टू 11 देके रखा है। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या गिवन है आपको, 5x - 3y इज इक्वल टू 11, और नेक्स्ट आपको देके रखा है 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 20। ठीक है, यहां से आप इसको कैसे अरेंज करोगे, चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर अरेंज, ना अरेंज इन जनरल फॉर्म। तो अगर आपको जनरल फॉर्म में इसको अरेंज करना है तो 5x - 3y प्लस का 11 इधर आएगा, माइनस का 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y माइनस का 22 इधर आएगा, प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, a1/a2। तो a1/a2 का मतलब हो जाएगा 5/-10, 5 1 जा 5 2 जा, आंसर आएगा माइनस का 1/। चलिए बेटा यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं b1/b2। b1/b2 का मतलब माइनस का 3/6, ये b1 ये b2, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर क्या आएगा माइनस का 1/। चलिए फिर यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं c1/c2। c1/c2 का मतलब माइनस 11/22, 11 1 जा 11 2 जा, ये भी आएगा आंसर आपका माइनस का 1/। यहाँ से मुझे ये बताइए क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है क्या, आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस a1/a2
इज इक्वल टू है B1/B2 इज इक्वल टू आपका C1/C2 है ना, तीनों के तीनों माइनस का 1/2 के इक्वल में। अच्छा, जब भी ऐसी कंडीशन होती है हमारे पास, तो क्या मेरी यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस होगी क्या? दोनों जो भी लाइंस होगी वो एक दूसरे से क्या होगी? कोइंसिडेंट। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन से इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चाहो तो आप ऐसे पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इसका मतलब ये कैसी होगी? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशंस कैसे होंगे आपके? कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर करके छोटा कर दिया जाए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पुरानी स्लाइड में देके रखा है 4/3x। चलो कॉपी कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये देके रखा है, स्लाइड नंबर 6 में ये देके रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा हम करते हैं ट्राई। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने के लिए जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है बेटा, क्या देके रखा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको? ये देके रखा अपना 4/3x प्लस का 2y प्लस का 8 इधर आएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रखा है 2x प्लस 3y प्लस का 12 इधर आएगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे A1/A2 को, मतलब 4/3 अपोन में क्या है 2 है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू में 2। भाई 4 वैसा का वैसा है, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बन जा, 2 2 जा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2/3। फिर हम क्या करेंगे? B1/B2 को कैलकुलेट करके देख लेते, तो B1 की वैल्यू क्या है? y का कोफिशिएंट B1 होता है आपका 2, इसके बाद में B2 की वैल्यू 3, तो ये भी बन गया आपका 2/3। देन हम कैलकुलेट करेंगे C1/C2 को, तो C1 की वैल्यू क्या हो रही है आपकी? माइनस का 8, यहाँ से देखना है C1, और C2 की वैल्यू क्या बन रही है? माइनस का 12, माइनस से माइनस गया, 4 2 जा 4 3 जा, क्या है आंसर? 2/3। अच्छा, यहाँ पर भी क्या A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वल में, तीनों इक्वल में, इसका मतलब कैसे सॉल्यूशन होंगे? तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख देना लाइंस कैसी होगी, पहले उसके बारे में लिख दीजिए आप। तो लाइंस यहाँ पर हो जाएगी आपकी कैसी? कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर मैं लिख दूंगा को इंसिडेंट, अरे गंदा, चलिए समझ जाना, को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइन से इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पर ये स्पेस देना इसमें। अच्छा, इनफाइनाइटली मेनी अगर सॉल्यूशंस होंगे तो लाइंस कैसी होगी? कंसिस्टेंट। एक भी सॉल्यूशन अगर निकला तो कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक केस में, वो केस होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलिए बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बड़े आगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, क्या देके रखा है क्वेश्चन में? आपको गिवन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप क्वेश्चन को देख लीजिए आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। हमको बताना है कि इसमें से कौन से पेयर कंसिस्टेंट तो होंगे, या तो फिर कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द ग्राफ, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये कंसिस्टेंट होंगे तो हमको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? ग्राफिकली निकालना है। ठीक है भैया, करते हैं सोलो, देखते हैं कंसिस्टेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लेके रखा है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? देखिए, आपको इक्वेशन से गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। चलो सबसे पहले तो देखते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला केस क्या बनेगा। तो यहाँ से मैं A1/A2 की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, तो A1/A2 1/2, ठीक है भैया। B1/B2 की वैल्यू को निकालूंगा, तो ये भी B1 आपका y का कोफिशिएंट, B2 आपका इसका कोफिशिएंट हो जाएगा नीचे वाले y का, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा, C1/C2 को जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो C1/C2 इज इक्वल टू, ये प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 10 इधर जाएगा, माइनस का 10, तो ये बन जाएगा माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 10, माइनस से माइनस गया, 5 वन जा 5 टू, आंसर क्या आया 1। इसका मतलब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि A1/A2
इज इक्वल टू है B1/B2 के और इज इक्वल टू C1/C2 के, सब 1/2 के इक्वल। अच्छा, ये वाला केस क्या होता है? तो ये वाला केस होता है बेटा आपका कोइंसिडेंट लाइंस का, और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब लाइंस कैसी होगी? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दोगे क्या? यहां पर आप लिख दोगे कोइंसिडेंट लाइंस, है ना? तो यहां पर चाहो तो आप लिख सकते हो लाइंस आर कोइंसिडेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर सॉल्यूशंस आर, यहाँ पर चाहो तो डायरेक्टली लिख देना कंसिस्टेंट, है ना? लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। अच्छा, आपको क्वेश्चन में गिवन है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना। चलिए बेटा, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए हम करते हैं ट्राई थोड़ा सा। आइए, तो यहां से सबसे पहले मैंने बाय इक्वेशन नंबर 1, तरीका वही होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रही है? इक्वेशन नंबर 1 आपकी बोल रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना देके रखा है? 5 देके रखा है। तो मैं यहाँ से इसके कुछ सॉल्यूशन सेट निकालता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x और y, है ना? चलिए, दो तीन हम सॉल्यूशन के वो सेट्स निकाल लेते हैं। x में अगर मैं किसको रख दूं? 4 को रख दूं, ठीक है, तो उस केस में y की जगह पर 1 रख देंगे, 4 + 1 5। x में अगर मैं 3 को रख दूंगा तो y की जगह पर 2 रखना पड़ेगा, 3 + 2 5। x में अगर मैं 2 को रख दूंगा तो y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 3, 4 3 2 1 2 3। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? बाय इक्वेशन नंबर 2 को आप देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रही है? इक्वेशन नंबर 2 आपकी देखे रखिए 2x + 2y इज इक्वल टू 10 देके रखा है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इसको भी समझते हैं। तो यहां से अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे ना, तो आपको देख के ही समझ में ये आ जाएगा कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। कैसे सेम है सर? सेम ऐसे है कि मुझे ये बताओ, क्या 2x + 2y इज इक्वल टू 10 मुझे दे के रखा हुआ है 2x + 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से अगर मैं पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से 2 को बाहर मैंने निकाला, तो ये बन जाएगा 2 बाहर निकला x प्लस यहाँ से 2 बाहर निकला y इज इक्वल टू 10। ये मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो ये क्या 5 ही बनेगा क्या? तो देखो इक्वेशन मेरी वही बनी, x + y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 5। मतलब इसके सॉल्यूशन सेट और इसके सॉल्यूशन सेट तो आपके सेम ही होंगे। ठीक है, ऐसे करके आप टाइम को बचा सकते हो। अगर कुछ ऐसी कुछ आपको इक्वेशन दिखती है, देखिए ये मैंने समझाया आपको, तो यहाँ से भी अगर आप सॉल्यूशन सेट निकालोगे, तो अगर मैं x की जगह पर 4 रख देता हूँ, तो 4 2 जा 8, उधर जाके माइनस होगा 8 से 10 से, तो ये क्या बन जाएगा 2, और 2 से जब 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 1। जब आप 3 रखोगे x की जगह पर, 3 2 जा 6, 10 - 6 करोगे 4, और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पर जब आप 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, माइनस करोगे 10 - 4 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? तो देखो सॉल्यूशन सेट में यहाँ पर भी x और y की वैल्यू क्या है? सेम सेम आ रही। इसका मतलब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा 4,1 3 2 और 2 3 एक लाइन बनी, क्या मेरी दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर बनेगी क्या? आप बोलोगे हाँ सर 101% होगी। ठीक है, तो वैसे भी बेटा यहीं से हमको समझ में आ रहा था, मैंने तो यहीं पर बता दिया था आपको, लाइन से एक दूसरे की कैसी होगी? कोइंसिडेंट होगी। और यही चीज आप ग्राफ में करके देखोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने टाइम को बचाने के लिए ग्राफ इसका मैं लेके आया हूँ। कहाँ पर है भाई ग्राफ आपका? देखिए आपका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, इसको मैं बता देता हूँ आपको ग्राफ को। ये रहा आपका ग्राफ। ठीक है, आप ग्राफ को व्यवस्थित तरीके से स्केल और पेंसिल से बनाइएगा। ये इसका ग्राफ रहा 2 3 3 2 4। आया क्या समझ में? ये आपका 2x + 2y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन, ये x + y इज इक्वल टू 5 वाली लाइन। देखो यही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है। ठीक है, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर आपकी कौन सी लाइन है? दूसरी वाली लाइन है। इसका मतलब लाइन से एक दूसरे से क्या है? कोइंसिडेंट है। ये हमने ग्राफिकली बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस ग्राफ को आप बना लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है x - y इज इक्वल टू 8 और 3x - 3y इज इक्वल टू 16 देके रखा है। एक और स्लाइड ले ली जाए, इसके बाद में फिर इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेंगे। ये देखिए, पूरे क्वेश्चंस को ही कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले को हम देखते हैं क्या क्या देके रखा है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, मैं थोड़ा सा स्पीड से इसको करवाऊंगा।
सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। क्या गिवन है क्वेश्चन में? आपको गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं a1 अपॉन a2 को निकालूंगा तो 1/3 और b1 अपॉन b2 को जब आप निकालोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3, -1 -3, तो आंसर इसका भी 1/3। इसके बाद में जब आप c1 अपॉन c2 को कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 8/16 मतलब 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर ये समझ में आ रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना? इसके इक्वल में नहीं, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से आपकी लाइंस कैसी होगी? तो वो हो जाएगी बेटा पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो हो जाएंगे आपके 9 सॉल्यूशन, है ना? चाहो तो आप तीनों चारों पॉइंट बना के लिख सकते हो सारे क्वेश्चन में, तो आपको चीजें समझ में आएगी। अच्छा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना? आप देख के ही बता सकते हो वैसे ही कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको देके रखा है, तो इन बाकी के सॉल्यूशंस आपके कैसे होंगे तो देखिए यहाँ पर आप करोगे 2/4 1/2, ये भी आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा, है ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4 1/2 और ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/2, मतलब यहाँ से तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बनेगा, मतलब इसका भी आपको ग्राफ बनाना। ठीक है, इसके बाद वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको क्या देके रखा है? 2/4 1/2, माइनस का 2 और माइनस का 4 करोगे तो ये भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 5, माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 5 देके रखा, माइनस से माइनस और ये बनेगा 2/5। इसका मतलब ये वाली लाइंस भी आपकी पैरेलल ही होगी, ये भी इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को पहले करवा देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या देके रखा है, इसको अपन समझ लेते थोड़ा सा। सोल्यूशन नंबर 4, तो सॉल्यूशन नंबर 4 में आपको गिवन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये देके रखा आपको 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप a1 अपॉन a2 को निकालोगे तो ये बन जाएगा 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आया 1/2। जब आप b1 अपॉन b2 को निकालोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2 अपॉन -4, माइनस से माइनस गया 2 1 जा 2 2 जा, ये भी 1/2 बना। जब आप c1 अपॉन c2 को निकालोगे तो ये बन जाएगा -2 अपॉन में माइनस का 5, माइनस से माइनस गया आपका, ये तो आपका वैसे ही 2 अपॉन 5 रहना है। ठीक है, यहीं से क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू है आपका क्या c1 अपॉन c2 के, c1 अपॉन, है ना? इसका मतलब क्या होगा, ये कि ये कंडीशन आपकी आ जाएगी, यहाँ से भी क्या हो जाएगा आपका पैरेलल लाइंस होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, ये लो भाई, ये इसके हो जाएंगे आंसर, है ना? तो यहाँ से आपकी कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी, तो क्लियर आपका बता दोगे क्या होगी ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या आया समझ में? चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक कि हम इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये बन जाएगा आपका 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, जैसे ही कंसिस्टेंट दिख रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन से दिख रही है, मतलब इसका ग्राफ आपको बनाना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से। आइए बेटा, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, थर्ड वाले। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका ग्राफ हो गया पहले वाले का। ठीक है, इसको यहाँ से पहले डिलीट कर दो। चले, क्या देख रहा था थर्ड वाला 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, थर्ड वाला 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन आपको क्या गिवन है, अरे दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए 2x प्लस वाई माइनस 6 और 4x माइनस 2y माइनस 4। ठीक है, चलो इसको मुझे सोल्व करना है और बताना है कि ये कंसिस्टेंट होगा या फिर नहीं होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है, चलिए बेटा कैसे हो जाएगा, यहीं से आप सॉल्यूशन डाल दीजिए, यहीं से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सबसे पहले आप a1 अपॉन a2 को कैलकुलेट करोगे, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4, मतलब 2 1 जा 2 2 जा 1/2 आपका आंसर आ गया। देन आप क्या करोगे b1 अपॉन b2 को कैलकुलेट करोगे,
तो ये बन जाएगा 1/-2, मतलब ये आपका माइनस का साइन ऊपर चलाएगा, माइनस का 1/2। यहीं से आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस का और ये प्लस का, कैसे इक्वल हो सकता है? इसका मतलब यहाँ से आपको क्लियर ये आइडिया हो गया कि ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई तो क्या कंसिस्टेंट होगी का? आप चाहो तो यहाँ से ये भी लिख दीजिए कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये आपने तीनों चारों चीजें बता दी, इसका मतलब क्या हो जाएगी? ये कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट अगर है तो फिर आपको क्या करना है? इसका ग्राफ बना के दिखाना। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है आपको? टेबल बनानी है। टेबल बनाई, चले बेटा टेबल बना के हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बाय इक्वेशन नंबर, इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दी? 2 नाम दे दी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी? 2x प्लस वाई, माइनस का 6 उधर गया, प्लस का 6 कर दिया मैंने। बस मुझे यहाँ पर क्या करना है? इसके लिए सॉल्यूशन सेट को निकालना है। दो दो सॉल्यूशन आपके बहुत है, निकाल लीजिए। अगर मैं x की जगह पर 0 रख दूं तो y की वैल्यू 6। अगर मैंने y की जगह पर 0 रख दिया तो y की जगह पर 0 रख दिया तो 2x इज इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू 3, सॉरी y की जगह पर 0 रखना है ना आपको। अरे x की जगह पर आपने 0 रख दिया तो y की वैल्यू 6, अगर आपने y की जगह पर 0 रख दिया तो x की वैल्यू, ये हो गया पहली इक्वेशन। इसके बाद में फिर यहाँ पर आप लिख दोगे क्या? बाय इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या बोल रही है? इक्वेशन नंबर 2 है 4x माइनस 2y, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 कर लो। अच्छा, यहाँ से मैं 2 को कॉमन भी ले सकता हूँ। अगर मुझे इक्वेशन को इजी बनानी है तो मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी आपकी इक्वेशन और इजी बन जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर देता हूँ। इस काम को क्या देके रखा? 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से भी 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनी है ना। चलिए मैं इसके हिसाब से कुछ ना कुछ वैल्यूज को पुट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x, यहाँ पर लिख दिया मैंने y। ठीक है, इसमें भी डालोगे वैल्यू को, वो इसको सेटिस्फाई करेगी, बराबर सेटिस्फाई करेगी। अगर आपने x की जगह पर 0 को रख दिया, ठीक है, एक काम करो y की जगह पर 0 को रख दो, y को जब मैं 0 रखूंगा ये पूरा 0, तो 4x इज इक्वल टू 4, तो 4 इधर जाके डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? आंसर आपका 1 है ना। यहाँ पर भी y की जगह पर 0, 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा? आंसर आपका 1 ही है। ठीक, ये बन गया। अगर मैं y की जगह पर 1 रख देता हूँ तो क्या केस बनता है? तो ये केस बनेगा 2 1 जा 2, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, नहीं मजा आएंगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8। ठीक है, y की जगह पर एक काम करो आप 2 को रख दो। जैसे ही आपने y की जगह पर 2 रखोगे तो ये बनेगा 2 2 जा 4, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4, तो ये बन जाएगा 4 और 4 8, और 4 से डिवाइड करवाओगे तो क्या आंसर आएगा? 2 है ना। 4 से ये बन जाएगा 8, 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे, आंसर आपका 2 आएगा। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन हो गए। अब सॉल्यूशन हो गए, आपको ग्राफ बनाना तो आते ही। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ग्राफ बना के देखिए कैसा क्या ग्राफ बनता है, मैं तब तक आपको करवाता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा बेटा, यहाँ पर मैं ग्राफ को खींचूंगा, इसका ग्राफ इसका कैसा बनेगा, चलिए। है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। इसको इरेज कर दो, ये किसी काम का नहीं है वैसे भी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके करना, आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। चलिए इसका ग्राफ हम बना के देखते हैं। थीम देखिए, x में कहाँ तक गया है? 3 तक, और x में 2 तक, तो x से एक्सिस को तो कम बनाएंगे तो भी चलेगा, y को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 6 7 40। अरे भाई बनना, चल तो ये बन जाएगा हमारा x, इधर हो जाएगा आपका x डैश, ये y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका y डैश। ठीक है, 0, देन आपका x में कहाँ तक गया? 3 तक गया है, तो 1 2 3, ये 2 लिखा हुआ है ना, 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 5 तो 6 तक ले जाओ। y में भी 6 तक गया है, तो y में हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 और 6। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा वही -1, इधर भी -1 -2, ये चलता जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बेटा अब हम बात कर ले, एक्स का डेज लगा हुआ है यहाँ पर।
चलो मैं ही लगा देता हूँ, ये बन जाएगा आपका एक्स डैश, ठीक है, -1 -2 है ना। चलो, तो यहाँ पर 0,6, तो x में 0 और y में 6, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x में 0 y में 6, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका। देन आपका क्या देके रखा है, x में 3 और y में 0, x में 3 और y में 0 मतलब कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, तो लाइन जैसे ही मैं खींचूंगा सीधी नहीं होगी क्या, मतलब x में पेन कौन सा ले, पेन ये वाला। चलो, इन दोनों को मिलाने के लिए मैं जैसे ही एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो मेरी लाइन कैसी फॉर्म होगी, देखिए ये आपकी बन जाएगी लाइन इसके लिए, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दोगे कि ये किसके लिए लाइन आपने बनाई है, तो ये वाली जो लाइन है आपकी वो कौन सी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वाली लाइन होगी, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या देके रखा आपको, x में 1 तो y में 0, x में 1 तो y में 0, मतलब ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पर, x में 2 और y में 2, x में 2 और y में 2, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पर। दोनों को आप मिला दो, तो जैसे ही आप मिलाओगे तो यहाँ से आपकी लाइन बनेगी ऐसी कुछ, ठीक है, ये आपकी लाइन बन जाएगी। चलो, तो ये बन जाएगी आपकी लाइन, और ये वाली लाइन कौन सी है, तो ये वाली लाइन आप बोल दोगे कि यहाँ पर 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है, ठीक है। दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि दोनों आपकी 2,2 पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे क्या सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन से है, वैसे ही क्लियर दिख रहा था, इंटरसेक्टिंग लाइन से सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखो एक ही सॉल्यूशन निकला, x और y की एक वैल्यू, ठीक है, और कैसी होगी, कंसिस्टेंट, एक भी सॉल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट होती होगी, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो भाई, इक्वेशन में रख के, यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 2 रखूँ और y की जगह पर 2 रखूँ, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 6 करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। तो 4 में से 4 जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 2 जा 8 होगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8, और यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आर। चलिए बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देके रखा है, ये देके रखा है क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। एक बार इसको आप देखिए, इसका मैं ग्राफ लेके आ गया हूँ, थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा इसको सोल्व करने में। देखिए सबसे पहले तो आप इसके लिए इक्वेशंस को बनाइए। इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, आप देखिए और एक बार करने के लिए ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। चलो देखो, एक बार करने के लिए ट्राई करो खुद से कैसे क्या। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या सोल्व करना है। क्वेश्चन में आपको गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। चलिए करते हैं सोल्व। यहाँ पर इसमें सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, क्या मैं लेट करूंगा, मैंने लेट कर लिया, लेट विड्थ ऑफ द गार्डन, ये मैंने मान लिया बी एक्स मीटर, आपकी जो विड्थ है वो कितने मीटर की होगी, एक्स मीटर की, एंड लेंथ को आप मान लो क्या, बी वाई मीटर, इसको आप लेंथ को आपने क्या मान लिया, वाई मीटर की आपकी लेंथ, ठीक है। गार्डन कैसा है बेटा, तो गार्डन आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, यहाँ पर से इस लेंथ को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया, और विड्थ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या देखे रहेगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना, इसकी लेंथ जो है इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा देके रखी, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लेंथ माइनस विड्थ इज इक्वल टू 4। एक काम करो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एक स्टेप हम बढ़ा, क्या कर देंगे, लेंथ इज इक्वल टू, अरे भाई लेंथ इज इक्वल टू 4 मोर देन इट्स विड्थ, है क्या समझ में। इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है ये इसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा देके रखी है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। अच्छा भाई, y प्लस का x इधर आएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर कौन सी, दूसरी कंडीशन आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन,
है ना। अब ये वाली कंडीशन के हिसाब से तो हमने एक इक्वेशन को बना दी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। क्वेश्चन को समझना ध्यान से, मुझे दे के रखा है कि ऐसा गार्डन जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, ये हमने एक कंडीशन मान ली। और यहाँ पर मैं को ये देख रखा हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ये अलग कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेथ, है ना। सॉरी, लेंथ इंटू में ब्रेथ नहीं होता बेटा, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन जाएगा आपका। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब मैंने यहाँ पर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ किया, ये क्या हो जाएगा। अच्छा, लेंथ प्लस ब्रेथ को भी आप y प्लस एक्स की फॉर्म में लिख दो, ये मैंने x प्लस वाई लिख दिया है ना, x प्लस वाई लिख दो, y प्लस एक्स लिख दो, कोई कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात आपकी एक ही। ठीक है, चलो y प्लस एक्स की फॉर्म में लिख देते, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। अच्छा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ का मतलब ये पेरीमीटर निकला आपका, इसका मैंने कर दिया हाफ। हाफ द पेरीमीटर, ये मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर, इसका मैंने हाफ कर दिया, वो किसके इक्वल में गिवन है आपको, 36 मीटर के इक्वल में गिवन है। यहाँ से 2 से 2 जाएगा आपका, ये बन जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर कौन सी, ठीक है क्या, आया समझ में। चलिए बेटा आगे बात कर लेते हैं हम। अब हमको क्या करना है, अब अपने को ये बताना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमको डायमेंशंस बताना है इस गार्डन के, वैसे तो बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हो, लेकिन अभी हमको क्या करना है, इसके डायमेंशंस जो बताने हैं वो बताने हैं आपको ग्राफिकली, है ना। ग्राफिकली बताने इसका मतलब आपको सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बाय इक्वेशन नंबर 1, आप देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 करके हम देख लेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन निकलते हैं इसके। तो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या देके रखी है आपको, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। मुझे बताओ इसके मैं क्या क्या सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, है ना। और दूसरा इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या गिवन है, बाय इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, चलिए बेटा बताइए क्या क्या सॉल्यूशन हम निकालेंगे यहाँ पर। चाहो तो एक दो दो ही निकालो, तीन भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम आ जाए। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने x लिख दिया, y लिख दिया। अगर मैं y की जगह पर 4 रख दूं, तो 4 में से क्या माइनस करो कि 4 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 0 रख दो। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा आपका। अगर मान लो y की जगह पर मैंने 6 रख दिया, तो उस केस में x की जगह पर क्या हो जाएगा, y की जगह पर 6 रख दिया तो x की जगह पर 2 रख दूंगा, 6 माइनस 2 आपका आंसर क्या आ जाएगा। फिर ये हो गए दो सॉल्यूशन, इसके लिए आप एक लाइन लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और y के लिए चाहो तो एक काम करो, y की जगह पर 0 रख दो तो x की वैल्यू 36 वैसा का वैसा। अगर आपने x की जगह पर 0 रखा, y की जगह पर 0, x की वैल्यू 36 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने x की जगह पर 0 रख दिया तो y की वैल्यू 36, खत्म भाई। x की जगह पर मैं 0 रख दूंगा तो यहाँ पर 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 36, है ना। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो इसको कि भाई यहाँ पर 20 रख दिया, 16 रख दिया तो भी 36 आ जाएगा आपका। आपका मन और कुछ रखने का हो वो रख दो, आंसर आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज है। आपका मन है कि सर हम तो 3 वैल्यू बना के ग्राफ खींचेंगे, आप 3 वैल्यूज निकाल के भी ग्राफ खींच सकते हो, आंसर आपका सेम। ठीक है, चलिए बेटा ये मैंने आपको सॉल्यूशन इसका करके दिखाया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये आपका ग्राफ है, मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ इसका, ग्राफ आप कैसा क्या बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा वो यहाँ पर देके रखा, मैं आपको ग्राफ को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ क्या इसका ग्राफ बन जाएगा। ये आपका रहा ग्राफ, ठीक है, ये आपका ग्राफ रहेगा। ये रहा ग्राफ आपका, ये बन जाएगा ग्राफ, है ना। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो x और y की वैल्यूज होंगी और वही क्या हो जाएंगे, हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके 16, 20 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख दोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 16, 20। तो यहाँ से इसके सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा 16, 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 16 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 20। इसका मतलब आपके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, ये लिख देना। या तो फिर ब्रेथ आपने क्या मानी थी, आपने इसकी जो ब्रेथ मानी थी गार्डन की वो मानी थी आपने x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मीटर।
और आपने मानी थी लेंथ, तो लेंथ को क्या माना था आपने, लेंथ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 मीटर, है ना। आप विड्थ भी लिख सकते हो, इसको ब्रेथ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बात एक है, हमने विड्थ लिया था, विड्थ को लिखा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, आपकी विड्थ बन जाएगी। तो ये विड्थ हो गया, x की वैल्यू 16 मीटर और आपकी जो लेंथ हो गई y की वैल्यू 2, ठीक है। ये आप ग्राफ बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर। चलिए बेटा, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये देके रखा है आपको क्वेश्चन। इसके बाद में और कितने क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं, 6 वाला हो जाएगा, 7 के बाद में फिर खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए इसको आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और देखिए कैसे क्या इसका सॉल्यूशन बन सकता है। चलिए बेटा, आया कि क्वेश्चन समझ में, देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करना है। हमको क्या देके रखा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड थर्ड वाला देके रखा कोइंसिडेंट लाइंस। क्या मतलब होता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का मतलब आपका ये देके रखा है कि आपको एक लाइन गिवन है। सॉल्यूशन नंबर 6, आपको गिवन इक्वेशन क्या है, तो गिवन इक्वेशन आपको ये देके रखी है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपके मन से आपको एक इक्वेशन लिखनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि अब जब भी आप वो इक्वेशन लिखोगे और उससे लाइन बनेगी तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, पहले आपको ऐसी इक्वेशन बनानी। दूसरी कंडीशन देके रखी पैरेलल हो, दूसरी आपको ऐसी इक्वेशन बनानी। तीसरी कंडीशन देके रखी कोइंसिडेंट हो, ऐसी इक्वेशन, ठीक है। तो आपने फर्स्ट वाला लिख दिया फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए तो आप इक्वेशन क्या लिख दोगे, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इंटरसेक्टिंग लाइंस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अपना होता है, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन को लिख दिया a1/a2, कुछ भी लिख दो आप, 2x - 3y - 8 = 0 लिख दूंगा तो भी तो काम हो जाएगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1/a2 1/1, b1/b2 माइनस का 1/1 है ना, 1/ माइनस का 1 होगा ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे a1/a2 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2/2, ये वाला आपका a1 रहा, ये वाला आपका a2 रहा, है ना। तो इसका मतलब ये तो बन जाएगा आपका 1/1, ठीक है। और b1/b2 जब आप करने जाओगे तो b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू क्या है, -3, 3 से 3 कैंसिल आउट तो होगा, लेकिन ये माइनस का 1/1। तो यहाँ से क्लियर ये दिख रहा है कि आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया है। इसका मतलब यही तो कंडीशन होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आप ये वाली इक्वेशन दे सकते, ठीक है क्या। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ये सिंस वाला साइन हटा दो यहाँ से। नेक्स्ट कंडीशन क्या देके रखी है आपको, सेकेंड आपको देके रखा फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है आपका कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो a1/a2, चलो भैया यही लिख दिया मैंने, प्लस मैंने लिख दिया। अच्छा, a1/a2 एक काम करो ना, कुछ अलग बनाते हैं थोड़ा सा, इसको मैं लिख दूंगा 2x है, 4x लिख दूं 1/2 प्लस 3 का 2 टाइम, 6y लिख दूं 1/2, यहाँ पर प्लस का मैंने लिख दिया 10 इज इक्वल टू 0। करके देख लो, a1 b1 c1 तो आपका सेम है। तो यहाँ से जब आप a1/a2 को निकालोगे तो a1/a2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 बन जाएगा, ठीक है सर। यहाँ से जब आप b1/b2 को निकालोगे तो b1/b2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/6, तो ये भी बन जाएगा 1/2, ठीक है सर। जब आप c1/c2 को निकालोगे तो c1 की वैल्यू -8 है, तो ये -8/10, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 से कैंसिल आउट करोगे 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, मतलब यहाँ से आपका a1/a2 इज इक्वल टू तो हो रहा है b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है क्या, ठीक है। दिख रहा है उधर का, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके कर देता हूँ इधर। ये देखिए c1/c2 को हमने कैसे कैलकुलेट किया, -8/10 होगा, है ना, -8/10 होगा, तो ये 4/5 बन जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि इसके आगे हमको क्या लिखना है। तो इसके आगे अपने को ये लिखना है कि ये नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या देके रखा, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमको कंडीशन बनानी है। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या हो जाएगी समझिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोइंसिडेंट लाइंस,
थर्ड वाला केस क्या है, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या हो जाएगा, देखो कोइंसिडेंट लाइंस में सब कुछ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 1/2 करके ही बना देते हैं, 4x प्लस 6y है ना, 1/2 और माइनस का 16 इज इक्वल टू, ठीक है क्या। यहाँ पर से जब आप a1/a2 को निकालोगे 2/4 1/2 बन जाएगा, ठीक है। जब आपने b1/b2 को निकाला b1/b2 तो ये बन जाएगा 3/6, ये भी बेटा 1/2 ही हो जाएगा आपका। जब आप यहाँ से c1/c2 को निकालोगे तो माइनस का 8 और ये भी क्या है माइनस का 16, तो माइनस से माइनस जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा, ये भी क्या बन जाएगा 1/2। तो यहाँ से आप लिख दोगे क्लियरली कि आपका a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 के और इज इक्वल टू है c1/c2 के। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। यही कंडीशन होती है ना कोइंसिडेंट की आपकी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपको यही देके रखा और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं ग्राफ भी बना के ले आया हूँ ताकि इजीली हम चीजों को फटाफट से बिना ज्यादा टाइम गवाए सोल्व कर पाए। ये देके रखा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन से x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices or the of the triangle formed by these lines and the x axis। अच्छा x axis के साथ में जो ट्राइंगल बनेगा उसको सेट करना है, ठीक है। एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। चलो बेटा बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं अपने को। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, ये देके रखा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, ठीक है। इजीली है, फाइंड कर लेंगे हम इसको। कैसे फाइंड कर लेंगे भाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा तो यहाँ से x माइनस वाई प्लस का 1 उधर गया माइनस का 1, ठीक है। इसके लिए मैं सॉल्यूशन का सेट बनाता हूँ, कैसे हम इसके सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो x वाई, ठीक है, तीन तीन वैल्यू निकालो, दो दो वैल्यू निकालो, जो जितनी आपको निकालनी उतनी, ठीक है। तो देखो x की जगह पर अगर मैं 0 को रख दूं तो उस केस में y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, मुझे डायरेक्ट 1 रख दूंगा। तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अगर मान लो x की जगह पर मैं 2 रख दूं, x की जगह पर 1 रख देते हैं पहले, x की जगह पर एक काम करो 1 को रख दो, तो आपको y की जगह पर 2 रखना पड़ेगा। 1 में से 2 जाएगा, 1 माइनस 2 करेंगे 1 आ जाएगा साइन बड़े नंबर का। अगर मैं x की जगह पर 2 रख दूं तो y की जगह पर 3 रख दूंगा, 2 माइनस 3 करेंगे -1, ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या देके रखी है आपको, नेक्स्ट इक्वेशन देके रखी 2x प्लस 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस का 12 है ना। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ तो फिर और इसको आपको सोल्व करना, सिर्फ x की टर्म में रख लो, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12 और प्लस का 2y उधर जाएगा माइनस का 2y, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 12 माइनस 2y और मल्टीप्लाई का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का 3। अच्छा अब मुझे बेटा ऐसा नंबर बताना, y की जगह पर मैं ऐसा कुछ नंबर रखूंगा कि जो 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब पॉइंट में नहीं चाहिए मुझे आंसर, तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ देखना। इसका मैं सॉल्यूशन सेट यहाँ पर बना के देखता हूँ एक बार, क्या बन सकता है भाई। देखो अगर मैं y की जगह पर ही कुछ ना कुछ रख देंगे, अगर मैं y की जगह पर 0 को रख दूँ तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, तो 3 12 अपॉन में 3 कट जाएगा ना, 3 की टेबल में 12 आता है, 3 4 12, ठीक है भैया पहला ये हो गया। अगर मैं y की जगह पर 2 को रख दूंगा तो 2 2 जा 4, 12 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 करेंगे 8 आ जाएगा, नहीं कटेगा। y की जगह पर आप क्या रख दीजिए, y की जगह पर आप 3 को रख देंगे तो 2 3 जा 6 आराम से कटेगा। y की जगह पर अगर मैं 1 भी रख दूंगा तो भी नहीं कटेगा, ठीक है। y की जगह पर अगर मैं 3 को रख दूं तो 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 करेंगे 6, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, है क्या समझ में, ठीक है। अगर मैं y की जगह पर क्या रख सकते हैं, और y की जगह पर आपने 3 भी रख दिया 4 भी रख दिया, 6 को रख दे क्या, 6 2 जा 12, y की जगह पर अगर मैं 6 को रख दूंगा तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। आगे क्या समझ में, ठीक है। तो ये बन जाएंगे बेटा आपके कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये बन जाएंगे आपके सॉल्यूशन सेट। आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसको देख के आपको ये वाला ग्राफ बनाए, है ना, सॉरी ये वाली इक्वेशन के लिए एक लाइन बनेगी, ये वाली इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा और दोनों लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, इसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि एक्स एक्सिस के साथ में जो भी आपको ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा उसको सेड करना है। कैसे सेड करेंगे बेटा, चलो इसका मैं ग्राफ बना के लाया हूं, थोड़ा सा हम टाइम बचाएंगे इसमें। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ और इसके ग्राफ को मैं जूम कर रहा हूँ। ये देखो इसका आपका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ये रहा आपका ग्राफ,
तो ये वाली जो लाइन रहेगी ये रहेगी आपकी x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो वाली, तो ये वाली लाइन रहेगी, और ये वाली रहेगी आपकी लाइन 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन रही और दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही 2,3 पर। इसका मतलब अगर मैं इसके सॉल्यूशन भी पूछूं तो आप क्या बोल दोगे कि सर इसके सॉल्यूशन तो 2,3 होंगे। पूछा है क्या इसने? इनने पूछा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब मुझे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स भी डिटरमाइन करके बताने हैं एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ में एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। मुझे ये बताओ, यहाँ पर जब आपने ये वाली लाइन खींची, ये वाली लाइन खींची, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा होगा। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल, है ना। तो ये वाला जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसको मुझे शेड करना है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको शेड कर दिया। शेड करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इस ट्राइंगुलर रीजन में शेड करने के बाद में फिर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि जो भी ट्राइंगल बना है उसका क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आप इसको ए नाम दे दो सपोज, इसको आपने बी नाम दे दिया। किसको आपने बी नाम दे दिया है? इस वाले पॉइंट को आपने बी नाम दिया है, और इसको क्या नाम दे दिया आपने? सी नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस, है ना, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना। इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है बेटा एक्स और वाई, है ना, जो हम क्लास 9th में लिख रहे थे एक्स और वाई की वैल्यू। तो मुझे बताओ यहाँ पर एक्स में 2 और वाई में 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2,3। अगर आपको बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो बी आपका ये रहा, तो एक्स में पहले -1 है और क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट -1,0। और कोऑर्डिनेट्स अगर आपको सी के निकालने तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? एक्स में तो 4 है और वाई में क्या है 0 है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सी के, जो कि क्या देके रखा 4, आया क्या समझ में? ठीक है, चले बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए व्यवस्थित तरीके से, स्केल और पेंसिल का यूज करके आप इसको बनाइएगा तो चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर देके भी रखा फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर पॉइंट 2,3 एंड एक्स एक्सिस एट -1,0 और 4,0। देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर ये और ये 2,3 -10 और 4,0, 2,3 -10। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको ग्राफ कैसे लाइन से इंटरसेक्ट करती है, क्या कोइंसिडेंट होती है, क्या पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, सबकी अपन ने बातें कर ली। ठीक है, एकदम बेसिक से हमने चीजों को समझा है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कहीं पर डाउट है, तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, या तो फिर उसके ऊपर हम एक वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कुछ डाउट हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।